आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में आज भी हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी। ये गिरावट क्यों हो रही है? क्यों स्टॉक वापस तेजी के साथ ऊपर जाने के बाद वैसे ही नीचे आ रहा है? क्या आने वाले समय में स्टॉक फिर से नीचे आएगा या फिर इस बार 2 डिजिट को क्रॉस कर जाएगा? तो बहुत सारी बातें हैं जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुजलॉन एनर्जी को लेकर काफ़ी लोगों के मन में काफ़ी डाउट्स है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो किसका है। तो आज हम उन हर किसी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करने वाले कि इंडिविजुअल्स ने कितने शेयर लिए हुए और प्रमोटर ग्रुप से कितने शेयर है और बाकी किसकी होल्डिंग है उसको अच्छे से समझेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि वाकई में क्या सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है ग्रीन एनर्जी को लेकर। क्या है वो अपडेट, उसको भी डिस्कस करेंगे। और क्या आने वाले समय में विंड एनर्जी सेक्टर में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है, और अगर ऐसा होता है तो फिर सुजलॉन एनर्जी जो ग्रीन एनर्जी में नंबर 1 कंपनी है, क्या उसको फ़ायदा मिल सकता है? तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 8.55 पर, लो बना 8.10 का और हाई है 8.65 का। अंत में क्लोजिंग 8.25 पर रही, जहाँ पे 2.37% की गिरावट देखने को मिली। तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट है बड़ी, क्योंकि अगर आप देखें तो बाजार में इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी। अब इस गिरावट के पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है एफआईआई की तरफ से। अब काफ़ी लोग हैं कि एफआई तो लगातार होल्डिंग बढ़ा रहे, फिर ये प्रॉफिट बुक क्यों करें? तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि एफआई यहाँ पे 2 टाइप के इन्वेस्टर है। जो फॉरेन फंड इन्वेस्टर है उनमें कुछ ऐसे फंड हाउस है जो सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं बाजार में, और ऐसे स्टॉक में ही दाव लगाते हैं जहाँ पे जल्दी से उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। और वो इन्वेस्टर सुजलॉन एनर्जी, जेपी पावर, रिलायंस पावर ऐसे पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जैसे ही उनको 20% 30% का अच्छा खासा रिटर्न मिलता है वो वहाँ से प्रॉफिट बुक करते हैं। तो ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर फंड की वजह से यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग की वजह से तो कुछ नीचे आता हुआ स्टॉक दिखाई देगा। लेकिन इसका मतलब ये कि नहीं सारे के सारे एफआई ऐसा करते हैं। इनकी संख्या 20-30% है, लेकिन 70% जो एफआई है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और वो अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखते हैं, और उन्हीं का इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है सुजलॉन में। अब आप देख सकते हैं कि 28 जुलाई को इसकी प्राइस मात्र 6.10 के आसपास थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 23 अगस्त को बढ़ के 9.25 तक आ गई। तो कम समय में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है, करीब 50% से ज़्यादा का रिटर्न है। तो ऐसे में कोई भी प्रॉफिट बुक करेगा तो जो एफआई है, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले जो है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं, और इसी वजह से आपको यहाँ पे कुछ गिरावट होती हुई दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही उनकी प्रॉफिट बुकिंग पूरी होगी, स्टॉक के अंदर फिर से शानदार तेजी आनी शुरू होगी। पिछले कुछ दिनों से एफआई यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना शुरू कर चुके हैं बाजार में, और आज भी वो आंकड़े हैं वो वैसे ही है, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। एक बार यहाँ पे आज के वॉल्यूम को देख लेते हैं। तो बीएससी में आज 2,43,12,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 79,31,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 32.62% है। एनएससी की अगर बात करें तो 7,59,43,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,70,81,000 की डिलीवरी उठाएगी, और डिलीवरी का परसेंटेज 35.66% है। पिछले एक महीने की बात करें तो 1 मंथ पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 19 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल 10 करोड़ का वॉल्यूम था, आज भी 10 करोड़ का ही वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम एक जैसा है, अच्छी बात है, स्टेबल है, लेकिन वॉल्यूम आपको थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी बड़ी फिलहाल कोई खरीदारी हो नहीं रही है। काफ़ी अच्छी खरीदारी पहले हो चुकी है। अब यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि आने वाले समय में वो पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी के ऊपर ही अपना ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे, यानी जो भी उनके लिए बिजली का सोर्सेज होगा वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से होगा। और इसीलिए उन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई है 2020 से लेकर 2030 के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उड़ीसा सरकार अपनी बिजली के इस्तेमाल के लिए बाहर से सोलर पावर और विंड पावर का इंपोर्ट करते हैं, यानी बाहर से दूसरे राज्यों से वो बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। फिलहाल उनके वहाँ पे कोई भी सोर्सेज नहीं है, लेकिन वो दूसरे राज्यों से बिजली खरीद रहे हैं ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। अब जो सरकार ने अपना आरपीओ सेट किया है, उसके तहत आने वाले समय में उड़ीसा सरकार भी अपनी इस एनर्जी का जो इस्तेमाल करे उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। यानी आने वाले समय में जो फिलहाल उनका जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के बीच में जो उनका योगदान होगा ग्रीन एनर्जी का वो 11.5% है। तो 2030 तक उसको बढ़ा के वो 43.33% तक लेके जाना चाहते हैं, या एक तरह से कहे तो 50% जो भी उनका बिजली का इस्तेमाल होगा उसमें योगदान होगा 50% ग्रीन एनर्जी का, जिसमें विंड पावर भी होगा, सोलर पावर भी होगा। और इसीलिए आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत सारी संभावना निकल के आ रही है। जिस तरह से बहुत सारी स्टेट ये बहुत
सस्ती भी पड़ती है और एक पॉल्यूशन भी नहीं होता है। सरकार भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल हो। ऐसे में उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है उसकी वजह से आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में बहुत अच्छी तेज़ी आ सकती है। और सरकार नया अमेंडमेंट बिल भी लाने जा रही है, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में प्राइवेट प्लेयर को भी मौका दिया जाएगा कि वो भी बिजली आगे बेच पाए। तो ऐसे में ग्रीन एनर्जी सेक्टर की संभावना पॉजिटिव बनेगी, क्योंकि हर कोई वहाँ पे सस्ती होने की वजह से ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। तो आने वाले समय में इस सेक्टर में और भी तेज़ी आएगी। और सरकार ने जो निर्णय लिया है कि विंड एनर्जी के लिए जो इक्विपमेंट, जो पार्ट्स है, वो जो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं काफ़ी महंगे होते हैं, वो मेक इन इंडिया के तहत इंडिया में ही बनाए जाएंगे। और इस वजह से उसकी प्राइस में कमी आएगी, यानी इनपुट कॉस्ट कम आएगी, तो सस्ते में बिजली बेच पाएंगे। साथ में सरकार पीएलआई स्कीम का फ़ायदा भी देने जा रही है, इसको जल्दी इसका निर्णय लिया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में सुजलॉन में तेज़ी आ सकती है, और इसीलिए ये छोटा पेनी स्टॉक कमाल कर सकता है आने वाले समय में। अब हम चलेंगे एक बार उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल 14.92% है। पिछले क्वार्टर में ये 15.85% थी। तो आपने देखा होगा कि प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है, और लगातार इनसाइडर ट्रेडिंग के माध्यम से प्रमोटर की तरफ से होल्डिंग कुछ कम हो रही है, और ये भी एक थोड़ा सा निगेटिव रीजन है। इस वजह से भी यहाँ पे दबाव बनता है। अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली की बात करें तो उनकी होल्डिंग पहले 6.49% थी क्वार्टर 4 में, जो फिलहाल 6.11 है। तो यहाँ पर भी कुछ होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी। अदर्स की होल्डिंग देखें तो 9.36% थी पहले क्वार्टर 4 में, फिलहाल 8.81% की है। तो ये भी कुछ आपको कम होती हुई दिखाई देगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर देखें तो इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग आपको ज़बरदस्त बढ़ती हुई दिखाई देगी। जो हमारे इंडिया के इंस्टीट्यूशन है, 19.09% की होल्डिंग थी क्वार्टर 4 में, फिलहाल 21.79% की होल्डिंग हो चुकी है। तो काफ़ी अच्छी होल्डिंग बढ़ी है। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.05% की होल्डिंग थी, उनकी होल्डिंग भी 0.06% हुई है। तो म्यूचुअल फंड ने भी इस बार अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक की बात करें तो 10.33% की होल्डिंग थी। आप देख सकते हो क्वार्टर 4 में फिलहाल 12.31% की होल्डिंग हो गई है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी बैंकों ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, जो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है इसके लिए। इसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें तो 5.52% की होल्डिंग है, जो इस बार बढ़ के 6.29% हो गई है। और इसी की हम बात कर रहे थे कि ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इसमें दो टाइप के इन्वेस्टर होते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर फंड ही होते हैं, जो एक कम समय के लिए यानी महीने के लिए, 15 दिन के लिए ही निवेश करते हैं, और जैसे ही उनको प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बड़े फंड हाउस है जो लगातार बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उनकी संख्या ज़्यादा है सुजलॉन में, तो डरने की कोई बात नहीं। लेकिन ये जो इस समय दबाव बना है, ये कुछ उन फंड हाउस की वजह से जिनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था, यानी एक महीने से भी कम समय में स्टॉक में 50% का जंप देखने को मिला, और इसीलिए उन्होंने फ़ायदा उठाया। तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पे दबाव दिखाई देगा, लेकिन जल्दी फिर से तेज़ी की संभावना बन जाएगी। एनी अदर स्पेसिफाई में भी देखें तो 3.19% की होल्डिंग थी, फिलहाल 3.14% की होल्डिंग है। यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 65.06% की होल्डिंग क्वार्टर 4 में थी, फिलहाल वो 63.29% की होल्डिंग हो गई है। इसका मतलब जनरल पब्लिक की होल्डिंग इसमें ही आती है, इस कैटेगरी में उनकी होल्डिंग कम होती हुई दिखाई देगी। बॉडीज कॉर्पोरेट की बात करें तो 18.38% की होल्डिंग थी क्वार्टर 4 में, फिलहाल 17.79% की होल्डिंग है। इसके अलावा ऐसे इंडिविजुअल पर्सन जिनकी होल्डिंग 1 लाख से कम है, तो पहले 28.01% की उनकी संख्या थी, जो फिलहाल अभी 27.45% होल्डिंग आ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 1 लाख से नीचे जिसका निवेश है, उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया है। अब ऐसे इन्वेस्टर जिनकी अमाउंट है 1 लाख से ऊपर की, जिन्होंने होल्डिंग ली हुई है, वो पहले 17% थे, फिलहाल 16.53% हुई है। तो उनकी भी होल्डिंग कुछ कम होती हुई आपको दिखाई देगी। अब आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी की बात करें तो वो 0.01% की होल्डिंग थी, फिलहाल उनकी कोई होल्डिंग नहीं है। अब यहाँ पे क्लियरिंग मेंबर्स की बात करें तो 0.15% की होल्डिंग थी, फिलहाल 0.1% की होल्डिंग रह गई है। और एनआरआई की बात करें तो 1.51% की होल्डिंग थी, अभी फिलहाल उनकी 1.41% की होल्डिंग है। तो ये आप देख सकते हो कि इंडिविजुअल होल्डिंग घटी है, प्रमोटर की होल्डिंग घटी है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, साथ में एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, जो एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आने वाले समय में अच्छी खासी तेज़ी बनने की पूरी संभावना बन चुकी है। अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स चेक करें तो मूविंग एवरेजेस फिलहाल बाय की कॉल निकल के आ रही है, मोमेंटम ऑस्किलेटर्स भी बाय की कॉल दे रहा है, ट्रेंड ऑस्किलेटर्स भी स्ट्रॉन्ग बाय दे रहा है, और वॉलेटिलिटी न्यूट्रल बना हुआ है। तो आने वाले समय यानी मंडे को हमें तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्निकल इंडिकेटर बाय की कॉल दे रहे, सेंटीमेंट्स स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे, इसके अलावा समरी स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे। तो डरने की कोई बात नहीं, टेक्निकल इंडिकेटर बुलिश बने हुए। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 83% बाय की कॉल है, 10% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 90% लोग इसको लेना पसंद करें। अब पीवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, यहाँ से गिरावट होती है तो 8.27 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये ऑलरेडी टूट चुका है। अब 8.08 का तीसरा
सेकंड सपोर्ट है, ये टूटेगा तो फिर 7.7 तक स्टॉक जाएगा। अगर पॉजिटिव माहौल बनेगा तो फिर 8.77 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 9.08 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 9.27 तक जा सकता है। तो कोई डरने की बात नहीं, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, काफ़ी अच्छा स्टॉक है और आने वाले समय बहुत सारी पॉजिटिव बातें होने वाली है। PLI स्कीम का बेनिफिट भी इसको मिलने वाला है आने वाले समय में, तो स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ सकता है, तो निवेश को बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए